अब देखो, हमने एंजाइम स्टार्ट किया था और एंजाइम में हमने पढ़ लिया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे एंजाइम होते हैं, और साथ में हमने ये देख लिया था कि एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम और कैटलिस्ट में हमने डिफरेंस भी देख लिया था। आ रही है बात समझ में? उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स के बारे में भी पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने पढ़ लिया था मैकेनिज्म भी पढ़ लिया था कि वो काम कैसे करते हैं। एंजाइम का मेन चीफ काम क्या रहता है, डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट की एनर्जी होती है जो कि किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके अलावा हमने फिर स्टार्ट किया था कि एंजाइम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था टेम्परेचर पढ़ा था, और हमने कहा था कि टेम्परेचर जो है वो कुछ इस तरह का ग्राफ शो करता है। ठीक है, दिस इज द टेम्परेचर और ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और हमने ये भी पढ़ा था कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पर, एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्टिविटी है वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और ये बात समझ में, कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर 100 है तो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 200 रिएक्टिविटी हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो है पीएच। क्या है, पीएच, है ना। पीएच हम जानते ही हैं, पीएच स्केल हमें पता है कि 7 तक तो क्या होता है, 7 तो न्यूट्रल होता है, 1 to 6 क्या होता है, एसिडिक होता है, और 7 to 14 क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगेन सेम ही हमें ग्राफ देखने को मिलता है, दैट इज ये पीएच है। पीएच जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो पीक, ये सबसे ये कौन सा पॉइंट है, पीक पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज द ऑप्टिमम। ये है 9, 5, 7, 9, 11। ठीक है, 5, 7, 9, 11 के रेंज में काम करते हैं, और जनरली जो रहता है 9 जो है दैट इज ऑप्टिमम शो करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो पीएच क्या है, एट विच द एंजाइमेटिक एक्शन इज हाईएस्ट इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच वो है जिस पर कि मैक्सिमम, ऑप्टिमम पीएच का क्या मतलब, इसका क्या मतलब निकालोगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को हो रही है। इसके जस्ट बाद क्या होता है, डिक्लाइन होता जाता है रिएक्टिविटी में। आ रही है बात समझ में? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ट्रिप्सिन है, फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन हम पढ़ेंगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स को, प्रोटीन लेते हैं हम खाने में, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स कौन से हैं, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। कौन से हैं, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन है। ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है, इनके लिए ट्रिप्सिन जो है ये करता है एल्कलाइन मीडियम में काम, इसके लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए, और पेप्सिन को चाहिए एसिडिक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए। और एसिडिक मीडियम कहाँ मिलता है, स्टमक में मिलता है। स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है, और वहाँ पर पेप्सिन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि उसको एक्टिव होने के लिए कौन सा चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, तीसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसका क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन, एंजाइम तो है लेकिन वो रिएक्शन कब स्टार्ट करेगा, जब उसके पास सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट ही नहीं होगा तो
तो वो रिएक्शन कैसे स्टार्ट करेगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि उनको एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होता है किसी भी एक्शन को करने के लिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। उनको एक कुछ फिक्स अमाउंट हर एंजाइम के लिए अलग अलग होता है, उसे हम कहते हैं Km। क्या कहते हैं हम उसे? Km कहते हैं। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक कांस्टेंट है, माइकलिस कांस्टेंट है, माइकलिस मेंटेन। इसका नाम सही है ना, मेंटेन। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे, इसके लिए हम ग्राफ से समझेंगे इसको, कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट क्या पढ़ाते जाते हैं हम, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हम जैसे जैसे कुछ मिलीमोल, जो भी कोई भी यूनिट हो सकती है, ग्राम, मिलीमोल, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे ये मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई और ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है कि सबस्ट्रेट, ये क्या, अब ये पहले जो ग्राफ बढ़ रहा था फिर अब ये सीधा सीधा हो गया। क्या हो गया? सीधा हो गया। यहाँ पर क्या हम कह रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, वैसे वैसे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। और क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। सो सबस्ट्रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइम एक्टिव होता जाएगा। आ रही है बात समझ में? सबस्ट्रेट ही नहीं होगा तो एंजाइम क्या काम करेगा, है ना। तो एक लिमिट तक ही होगा। भाई पहले भूख लगी, हमने खाना क्या, हमको बहुत भूख लग रही है, हमको जितनी भूख लग रही है उतना ही तो खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद हमको क्या होगा, वो हमको भूख, हम खाना खाना बंद कर देंगे। अब हमारे सामने चाहे कितना ही अच्छा खाना ला के रख दो, कितना ही अच्छा खाना ला के रख दो, हम नहीं खा पाएंगे क्योंकि हमारा पेट भर चुका है। तो इसके साथ भी ऐसा ही है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे मान लो ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ये क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स हैं। आ रही है बात समझ में? ये मान लो क्या है, कुछ ये सबस्ट्रेट है। क्या है? सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट जो थे पहले क्या थे? कम थे, ठीक है। ये सबस्ट्रेट इतने ही थे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये सबस्ट्रेट जाकर के एंजाइम के साथ जाकर के जुड़ गए, क्या हो गए? जुड़ गए, यानी कि ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं? प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। अब क्या होगा कि सबस्ट्रेट मैंने और बढ़ाया तो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाएगी, ठीक है। मैंने रेट बढ़ाया और भी ज़्यादा, ठीक है। ये यहाँ पर अब मैंने अगर और भी ज़्यादा इसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई, मान लो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो क्या होगा कि जितने एंजाइम के मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे किसके साथ ऑक्यूपाई हैं? इंगेज किसके साथ है? सबस्ट्रेट के साथ है। अब कोई खाली एंजाइम बचा ही नहीं है, अब कोई खाली एंजाइम बचा ही नहीं है, तो क्या रिएक्शन होगी? खाली एंजाइम बचा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक समय के बाद, एक टाइम के बाद ये ग्राफ कैसा हो जाता है? स्ट्रेट लाइन शो करता है। आ रही है बात समझ में? तो सबस्ट्रेट, यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी एक फैक्टर है। अगर इसके लिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमने बढ़ाते गए तो अल्टीमेटली क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और एक्टिविटी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो करेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता क्या है कि विथ द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट द रेशियो ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज। क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। इनिशियली इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड बिकम कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब शुरुआत में जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। एक टाइम शुरुआत में तो क्या होता है? इनिशियली क्या हो जाती है? इंक्रीज करती है। और जब इंक्रीज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होगी?
अब यहाँ देखो ये जो टाइम है इसका बीच में, ये देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब हो रही है, इसे हम कह रहे हैं दिस इज़ द वी मैक्स। वी मैक्स का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस ग्राफ का इसका हाफ, ये जो रिएक्शन शो कर रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका हाफ, इसे हम कहते हैं वी मैक्स। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके हाफ को हम कहते हैं वी मैक्स कहते हैं। ये वी मैक्स जो है ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट। इसे वी मैक्स, तो वी मैक्स है कि जब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। वेलोसिटी वी मैक्स वो वैल्यू है जब वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है जब मैक्सिमम है, ठीक है। The rate of reaction become constant because all the active site of enzyme as occupied with the substrate, substrate के साथ क्या हो जाते हैं, occupied हो जाते हैं। Then उसके बाद है कि Km, अब यहाँ पर एक टर्म आती है Km जिसको हम माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं। आप केमिस्ट्री के अंदर भी एंजाइम पढ़ेंगे और वहाँ पर आप Km वैल्यू भी पढ़ेंगे। सो Km क्या होता है, दैट इज अ माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट विच इज डिफाइंड, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, विच इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच, ये एक इसको कांस्टेंट है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एज defined as the substrate concentration at which the reaction reaches, ऐसी substrate concentration जिस पर की सबसे ज़्यादा maximum velocity देखने को, half of the maximum, ये complete है, ये एक पूरी velocity है, ठीक है ना। इसका 50% ये है, इसका 50% velocity ये है, तो इस वेलोसिटी पर कितनी कंसंट्रेशन पर आ रही है, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये कितनी कंसंट्रेशन पर आ रही है, जितनी कंसंट्रेशन पर आती है हम उसे कहते हैं Km। तो Km वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जो कि एट विच द रिएक्शन रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ ऑफ इट मैक्सिमम। तो ये देखो मैक्सिमम वेलोसिटी है और उसकी हाफ पर, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसकी हाफ क्या है, इसका 50% ये होगा, और इस 50% पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हम उसे क्या कहते हैं, Km कहते हैं। आ रही है बात समझ में, Km। एंजाइमेटिक कोई भी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी, ये पूरा कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन है, और इसके 50% पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, Km कहते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब देखो Km वैल्यू जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट, ठीक है। Km वैल्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, Km वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑफ एन एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम। एफिनिटी का मतलब है कितनी जल्दी कोई सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ जाकर के, एंजाइम सबस्ट्रेट। आ रही है बात समझ में। अब देखो ये तो है Km वैल्यू, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट नीट में तो बनता है। नीट में अभी क्वेश्चन जो बनेगा इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द Km, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन यहाँ से क्या बनेगा, Km क्या है, ठीक है ना, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो Km पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट आ जाता है कि Km की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि इट इज़ अ माइकलिस मेंटेनेंस कांस्टेंट है ना, और ये वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर की वेलोसिटी जो है, मैक्सिमम वेलोसिटी अपनी हाफ को रीच कर लेता है, 50% रीच कर लेता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, Km कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये हो गए हमारे फैक्टर्स हमने 3 पढ़े थे, टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पढ़ा था। टेम्परेचर में भी जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, जैसे हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्या होती है,
इंक्रीज होती है। आ रही है बात समझ में? जैसे जैसे पीएच हम बढ़ाएंगे तो भी इंक्रीज होगी, लेकिन एक टाइम के बाद सारे काम करना बंद कर देते हैं। तो ये तीनों के चीज में ऐसा है, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज बहुत कम नहीं होनी चाहिए। तो हम उसको बीच का क्या कहते हैं? दैट इज द ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मैक्सिमम है ना? ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एक नई टर्म पढ़ने वाले हैं, नया, वो है इनहिबिटर। क्या है? इनहिबिटर। सो अब हम देख रहे हैं इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर। अब ये इनहिबिटर क्या है? इनहिबिट करना, किसी चीज को रोकना। क्या करना? रोकना। इनहिबिटर वो है, कोई सब्सटेंस है जो कि क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि इनहिबिट करता है उसको हम क्या कह रहे हैं? इनहिबिटर कह रहे हैं। अब ये सब्सटेंस इनहिबिट किसको कर रहा है? ये कर रहा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। एनी सब्सटेंस हुज प्रेजेंस डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, डिक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर हमें देखना है टाइप ऑफ इनहिबिटर। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ इनहिबिटर। एक टाइप तो है कॉम्पिटिटिव और एक है नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कंपटीशन हो रहा है। एक में तो क्या है? कंपटीशन हो रहा है और एक में क्या हो रहा है? नॉन कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन, तो सबसे पहले तो अब ये हमें ये पता है कि इनहिबिटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, उसे हम इनहिबिटर कहते हैं। अब वो इनहिबिटर जो है वो किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकता है? ठीक है, या तो दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं कि एक तो क्या हो, ये एंजाइम है हम जानते हैं, ठीक है। एंजाइम हम जानते हैं कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, हर सबस्ट्रेट के लिए एक अलग तरीके का एंजाइम होता है, जानते हैं हम, ठीक है। ये कोई सबस्ट्रेट है और ये कोई एंजाइम है। आ रही बात समझ में? अब हम ये तो है नॉर्मल कंडीशन। अब ज़रूरी है क्या कि सारे ही सबस्ट्रेट एक जैसे नहीं हो, कुछ अलग अलग तरह के होंगे। कोई ऐसा भी सबस्ट्रेट हो सकता है, कोई ऐसा भी कोई सब्सटेंस हो सकता है जो कि इस सबस्ट्रेट के साथ मेल खाता हो। क्या करता हो? मेल खाता हो। मान लो उसको हमने क्या नाम दे दिया? उसको हमने नाम दे दिया आई, यानी कि इनहिबिटर। अब ये इनहिबिटर और सबस्ट्रेट जो हैं आपस में एक जैसे हैं। कैसे हैं? एक जैसे हैं। हमें तो ये सबस्ट्रेट चाहिए काम में, और लेकिन ये भी सबस्ट्रेट है, ये भी एक तरह का सब्सटेंस है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। सो ये क्या करता है? ये मिमिक करता है एंजाइम को। एंजाइम को क्या करता है? मिमिक करता है। कैसे करता है? कि हो सकता है अगर हमने इनहिबिटर डाल दिया किसी रिएक्शन के अंदर, इनहिबिटर डाल दिया, तो इनहिबिटर डालने पर क्या होगा? सबस्ट्रेट की कहीं कहीं कुछ एंजाइम्स की जगह पे, सबस्ट्रेट की जगह पे क्या चला जाएगा? इनहिबिटर चला जाएगा। जैसे मैंने 50 तो क्या डाल दिए? सबस्ट्रेट थे। 50 तो क्या थे? सबस्ट्रेट थे। और मान लो मैंने 15 तो क्या डाल दिए? इनहिबिटर डाल दिए। 15 इनहिबिटर डाल दिए। अब मान लो 15 इनहिबिटर डाल दिए, पहले तो यहाँ पर कंपटीशन हो गया ना, कंपटीशन हो गया, तो ये क्या करेगा कि जहाँ पर सबस्ट्रेट जाना चाहिए वहाँ पर आई चला जाएगा, इनहिबिटर चला जाएगा। तो ठीक है ना, तो नुकसान हुआ ना। तो यहाँ पर कितने? 35 ही प्रोडक्ट बन पाएंगे। 35 सबस्ट्रेट से 35 ही प्रोडक्ट बन पाएंगे और बाकी पे इंगेज हो जाएगा इनहिबिटर। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? एक्टिव साइड पे। तो कंपटीशन हो रहा है किसका? इस कुर्सी के लिए हो रहा है, इस कुर्सी पर बैठने के लिए कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है ना कि कौन जाएगा, ये जाएगा या ये जाएगा। इन दोनों के बीच में कंपटीशन है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ये ऐसे दो नेता हैं जो कि आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, ये लड़ रहे हैं।
आ रही बात समझ में? अब होने को तो कोई भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन आएगा तो ज़रूर, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन हो रहा है, तो इसीलिए हम इस तरह के कंपटीशन को हम कहते हैं, ऐसे इनहिबिटर को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कह रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है? नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब है? कि कोई कंपटीशन नहीं है। क्या है? कंपटीशन, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन इसके लिए तो नहीं है, इसके लिए नहीं है, यानी कि यहाँ पर जुड़ेगा तो सबस्ट्रेट ही, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? भीड़ इकट्ठी कर दी। सबस्ट्रेट तो मैंने 50 डाल दिए, लेकिन मैंने 30 कोई अलग अलग प्रकार के, मैंने 30 अलग प्रकार का कोई एक और सबस्ट्रेट डाल दिया जो कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? भीड़ इकट्ठी कर रहा है। कंपटीशन वो यहाँ तो नहीं जाएगा, ये यहाँ नहीं जा रहा है, इस कुर्सी पे नहीं आके बैठेगा, वो बस इसको कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। तो ये क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन नहीं हो रहा है एक्टिव साइट के लिए, ठीक है। सारे के सारे 50 जाएंगे तो यहीं पर, लेकिन अब क्या हो जाएगी? देरी हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? तो ये दो तरीके हैं, दो तरीके हैं और दो तरह के इनहिबिटर हैं। एक इनहिबिटर तो ऐसा है जो कि क्या है? कंपटीशन कर रहा है। अगर ये कंपटीशन कर रहा है तो अगर मैंने सबस्ट्रेट ज़्यादा बढ़ा दिए तो इसके इफेक्ट को मैं कम कर सकती हूँ। अगर मैंने सबस्ट्रेट बढ़ा दिए तो इसके इफेक्ट को, इनहिबिटर के इफेक्ट को यहाँ पर मैं कम कर सकती हूँ। आ रही है बात समझ में? और वहाँ पर मैं एंजाइम बढ़ा दूंगी, एंजाइम बढ़ा दूंगी तो वहाँ पर उसके सब इनहिबिटर के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? तो अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है, इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, और ये क्या है? कंपटीशन इनहिबिटर है। और अब हम यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, हम देख लेते हैं कंसंट्रेशन। अब देखो नॉर्मली एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा? नॉर्मली एंजाइम की उपस्थिति में अभी हमने बात करी थी Km। क्या बात करी थी? Km। देखो Km के लिए खास बात क्या है? हमने कहा था कि Km वो है हाफ ऑफ द वेलोसिटी पहुंचने पर जो भी क्या होगी, है ना, कंसंट्रेशन आएगी, वो क्या होगी? Km होगी। इसका मतलब यह है कि किसी की Km, अब Km यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर Km क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है ना, तो अब यहाँ पर क्या है? 10-15, है ना। ये 5 मोल पर, 5 मिलीमोल पर ही क्या हो रहा है? ये एंजाइम एक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो एंजाइम 5 पर ही बहुत ही कम कंसंट्रेशन पर एक्टिव हो रहा है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि 15 मिलीमोल पर जाकर के क्या होंगे? एक्टिव होंगे। इसका मतलब है कि उसकी एफिनिटी कम है एंजाइम के लिए, ठीक है, यानी कि एंजाइम की एफिनिटी कम है उस सबस्ट्रेट के लिए, इसीलिए उसको इतना टाइम लग रहा है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर अभी समझना कि यहां क्या हो रहा है। तो नॉर्मली कंडीशन के अंदर ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसका हाफ यहाँ है और इसको हमने क्या करा? यहाँ पर इसे हम कहते हैं Km वैल्यू 1, क्योंकि ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है तो ये है Km वैल्यू 1 है। ये कब है? इनहिबिटर, विदाउट इनहिबिटर, विदाउट इनहिबिटर। I का मतलब है इनहिबिटर, ठीक है। अब देखो ये तो है विदाउट इनहिबिटर की बात है। अगर मैंने इनहिबिटर डाल दिया, इनहिबिटर डाल दिया, इसका मतलब है रिएक्शन क्या होगी? दोनों ही अब देखो कॉम्पिटिटिव में बता चुकी हूँ कि एंजाइम है, एंजाइम में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों ही सेम दिखते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए चाहे ये आए चाहे ये आए, बात एक ही है, एंजाइमेटिक रिएक्शन तो हो रही है,
है ना। आ रही है बात समझ में। एंजाइमेटिक रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि अगर हमें इनहिबिटर डालने पर क्या होता है, कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरकम करने के लिए मुझे सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, सबस्ट्रेट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे Km खिसक करके क्या आ जाएगा, इधर Km खिसक करके यहाँ आ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं Km2। आ रही है बात समझ में। Km इंक्रीज होती है तो अच्छी बात नहीं है, जितनी कम Km होगी इसका मतलब एंजाइम उतना ही अच्छा है, यानी कि वो कम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर ही काम करना चालू कर देता है, इतना एक्टिव है, इतना बढ़िया एंजाइम है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज द Km2, ये है Km2 है, ठीक है। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ, ठीक है। इसके अंदर Km क्या हो जाती है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट या इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही। एंजाइम के साथ चाहे सबस्ट्रेट जुड़े चाहे इनहिबिटर आके जुड़े, तो इसका मतलब है वेलोसिटी तो है वो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर Km क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, Km इंक्रीज हो रहा है। ये इसकी कॉम्पिटिटिव की खासियत है कि अगर इस तरह का इनहिबिटर होगा तो क्या होगा, Km इंक्रीज होगी, यानी कि उस एंजाइम के लिए मुझे और भी ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए मुझे सबस्ट्रेट और ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो सबस्ट्रेट ज़्यादा डालूंगी तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो Km की वैल्यू बढ़ेगी। इधर बढ़ रही है ना, इधर 5 थी इधर 10 है, तो Km की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। अब देखो यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर दोनों में, नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर ये तो है सबस्ट्रेट और ये है इनहिबिटर। क्या है, ये तो है सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर, तो इसका कंपटीशन एक्टिव साइट के साथ तो नहीं है। ये क्या है, एक्टिव साइट है, जहां पर आकर के सबस्ट्रेट जुड़ता है। क्या होता है, सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है। आ रही है बात समझ में। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर हम देखेंगे कि यहां पर भीड़ कम कर दी, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी कर दी, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, बहुत सारे इनहिबिटर डाल दिए, बहुत सारे इनहिबिटर डाल दिए। तो अब सबस्ट्रेट को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है वहाँ तक पहुँचने में। क्या करनी पड़ रही है, सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ, एंजाइम के पास जाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनने में देरी हो रही है। प्रोडक्ट बनने में देरी हो रही है तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी कम हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी, यानी कि होने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड है वो कम हो रही है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर देखो इंक खत्म हो गई इसकी, तो यहाँ देखो ये अगेन सबस्ट्रेट है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये है रेट, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तो क्या हो रहा था, ये पहले अच्छी खासी स्पीड थी, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ठीक है, ये तो है कब, एंजाइम विदाउट इनहिबिटर, ये तो कंडीशन है विदाउट इनहिबिटर, ठीक है। और विथ इनहिबिटर क्या होगा, विथ इनहिबिटर होने पर कंसंट्रेशन तो उतनी है, लेकिन क्या हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, क्या हो गई, डाउन। तो ये है विथ इनहिबिटर, ये क्या है, विथ इनहिबिटर है। आ रही है बात समझ में। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर Km तो क्या है, अगेन सेम ही है, Km तो यहाँ पर सेम ही है,
ठीक है, Km लगभग सेम है, यहाँ पर दोनों का ही सेम है, ठीक है। तो देखो Km क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सबस्ट्रेट उसको तो उससे कोई मतलब नहीं है ना, है ना, सबस्ट्रेट तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई यानी कि यहाँ पर Vmax क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर सिमिलर, शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आर सिमिलर। क्या है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की जो शेप है वो सेम है, ठीक है ना। दे बोथ कंपीट फॉर द एक्टिव साइट, दोनों ही एक्टिव साइट के लिए क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। ये है डिफरेंस नंबर 1। अगर क्योंकि जनरली यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड पैटर्न के अंदर, दैट इज डिफरेंस पूछेगा कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या डिफरेंस होता है। सो पहला तो डिफरेंस ये है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के शेप के जैसा ही होता है, इसलिए उसका कंपटीशन केवल एक्टिव साइट के लिए होता है। फिर यहाँ पर क्या होती है, Km वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, Km वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और Vmax जो है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर Vmax जो है दैट इज कांस्टेंट रहता है, Vmax जो है वो कांस्टेंट रहता है। उसके अलावा यहाँ पर इसका ये तो है 2 डिफरेंस, और इसका एग्जांपल है सल्फा ड्रग्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सल्फा ड्रग्स यहाँ पर इसके एग्जांपल हैं सल्फा ऐसे इनहिबिटर, सल्फा ड्रग्स क्या है, सल्फा ड्रग्स, ठीक है। अब देखो वहां पर नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि शेप ऑफ सब्सटेंस, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आर नॉट सिमिलर, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर नहीं है, देयरफॉर दे डोंट कंपीट फॉर द एक्टिव साइट, क्योंकि सारा खेल तो एक्टिव साइट का ही है। अगर वहां पर सबस्ट्रेट आकर के जुड़ गया तो एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। Vmax वहां पर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और Km क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो है साइनाइड जो है, साइनाइड जो है वो एक तरह का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। क्या है, साइनाइड जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये है हमारी एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के इनहिबिटर और इनहिबिटर 2 टाइप्स के हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम कितने टाइप के हो सकते हैं। बहुत ही इजी और छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम देख रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है ग्रुप ऑफ एंजाइम, यानी कि कुछ एक हमने क्या कर दी, कैटेगरी बना दी कि एक तरह की एक्टिविटी करते हैं, उनको हमने एक ग्रुप के अंदर रख दिया, है ना। आ रही है बात समझ में। सो यहाँ पर ग्रुप है और वो यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो रिएक्शन वो कैरी आउट जो कर रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे हम कि वो किस तरह की रिएक्शन करते हैं। आ रही है बात समझ में। तो फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेस। क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेस, या फिर हम इसे डिहाइड्रोजिनेस भी कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेस। आ रही है बात समझ में। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेस, यानी कि यहाँ पर अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पढ़ा है क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है ना, तो ये बिल्कुल सेम है। और हम जानते हैं कि एक यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। आ रही है बात समझ में। तो ऑक्सीडो एक तरह से हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, इसलिए तो यहाँ पर इसे कंबाइनली क्या कहा है, ऑक्सीडो रिडक्शन। तो ऐसी कोई रिएक्शन जो कि ऑक्सीडो रिडक्शन टाइप की हो,
ऐसे एंजाइम जो ये वाली रिएक्शन कराते हो तो उनको हमने कौन से ग्रुप में रख दिया, ऑक्सीडो रिडक्टेस, यानी कि ऐसे एंजाइम को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम। एज लगता है, एएजी का मतलब है दैट इज एंजाइम, आगे एंजाइम वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड आपका टाइप है ट्रांसफरेज। यहाँ पर रिएक्शन कैसी करती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब सेकेंड जो टाइप है दैट इज अ ट्रांसफरेज। क्या है, ट्रांसफेरेज, ये भी एक एंजाइम है ट्रांसफरेज। कुछ एंजाइम के नाम के पीछे ट्रांसफरेज लिखा हुआ रहता है ना, नाम के पीछे ट्रांसफरेज लिखा हो तो यानी कि वो ट्रांसफरेज ट्रांसफर कराता है किसी ग्रुप का, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ में, ठीक है। थर्ड जो टाइप है दैट इज हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस जो है जनरली इनके अंदर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल एक निकलता है। क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ये तुम पढ़ चुके होंगे हाइड्रोलेसिस वाले, ये सारे रिएक्शन के टाइप नहीं पढ़े क्या केमिस्ट्री के अंदर। हाँ, तो हाइड्रोलेसिस क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं ईस्टर का, ईस्टर करें यानी कि ईथर ईस्टर पेप्टाइड, यहाँ पर लिख लो पेप्टाइड। जब हमने प्रोटीन पढ़ा था तब हमने पेप्टाइड पढ़ा था, आ रही है बात समझ में, ठीक है। उसको तोड़ते हैं या उसको जोड़ते हैं तो पानी वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे यूज़ में आता है, ठीक है। सो दैट इज पेप्टाइड। ईथर बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड होता है, वो वाली इसकी यहाँ पर रिएक्शन होती है, हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, ठीक है, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। फोर्थ है लाइगेस। क्या है, लाइगेस, लाइगेस है नहीं, लाइगेस नहीं है, लाइगेस ही है, ठीक है। लाइगेस और लाइगेस में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लाइगेस सबसे लास्ट में आएगा और लाइगेस यहाँ आएगा हाइड्रोलेस के बाद। लाइगेस क्या करता है, रिमूवल ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। किसी भी ग्रुप को हटाना है ना, किसी ग्रुप को, ग्रुप रिमूवल ऑफ ग्रुप बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अलावा कोई भी और ग्रुप हटा के अलावा जो भी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, लाइगेस होगी, ठीक है। हाँ, डबल बॉन्ड, विदाउट डबल बॉन्ड, विदाउट ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड, ठीक है। लाइगेस के अंदर डबल बॉन्ड का ब्रेक नहीं होता है। आइसोमरेस क्या होता है, आइसोमरेस, अभी हम आइसोमरेस क्या होता है, आइसोमरेस वो होता है जो कि किसी की जियोमेट्रिकल पोजीशंस को चेंज कर दे। क्या कर दे, जियो कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिक पोजीशंस को चेंज कर दे, ऑप्टिकल जियोमेट्रिक पोजीशन चेंज्ड, ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ लाइगेस। लाइगेस क्या करता है, लिंकिंग टुगेदर। क्या करता है, किसी भी दो बॉन्ड बनाने के लिए, दो सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए क्या करता है, टुगेदर। क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये है एंजाइम के बारे में क्लासिफिकेशन हो गए, ऑक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलेसिस, लाइगेस, आइसोमरेस और लाइगेस।
ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और कई बार नीट में से भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह का ऑक्सीडोरिडक्टेज ट्रांसफरेज में क्या हो रहा है, हाइड्रोलेज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, हाइड्रोलिसिस के अलावा, हाइड्रोजन रिमूवल के अलावा जो भी रिएक्शन होगा ट्रांसफर वाला, वो ट्रांसफरेज होगा। हाइड्रोलिसिस के अंदर है हाइड्रोलिसिस है, लाइएस के अंदर किसी भी ग्रुप का रिमूवल अदर देन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और आइसोमरेस और लाइगेस, लाइगेस और इसमें लाइएस के अंदर कंफ्यूजन होता है, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आंसर दोनों के ही होंगे, ऑप्शन दोनों ही दिए हुए होंगे, है ना, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल जो है कंप्लीट हो चुका है। बायोमॉलिक्यूल में हमने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और उसके बाद हमने एंजाइम पढ़ा था। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे, और उसके बाद हमने एंजाइम पढ़ा है, जो कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन, ठीक है।